हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज इस शानदार सेशन में। और आप सभी जितने हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं जो भौतिकी में फिजिक्स में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन आज से जो स्टार्ट हो रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दो वैज्ञानिकों के बारे में यहाँ बताना चाहूँगा। एक जे थॉमसन है जो यहाँ पर मैंने पिक्चर आपको लगाया है, और एक मैंने रदरफोर्ड का यहाँ पिक्चर लगाया है। इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर क्या कुछ हिसाब किताब रहा, ऐसा क्या जे थॉमसन ने अपना सिद्धांत दिया परमाणु के बारे में, और ऐसा क्या रदरफोर्ड ने दिया, और क्या रदरफोर्ड लास्ट था या रदरफोर्ड के बाद और भी कोई वैज्ञानिक थे, और इसी से संबंधित आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये बता देते हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पर बच्चों बात करें एक्चुअली में कि जो हमारे जे थॉमसन थे, जे थॉमसन बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, तो जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना को लेकर अपनी एक संकल्पना दिया। समझिएगा ध्यान से, मजा आएगा आपको। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कहानी की तरह याद होनी चाहिए, अपने शब्दों में आप लिख देना, जरूरी नहीं कि हर चीज को हम यहाँ लिखें फिर उसको याद करो, नहीं। तो जे थॉमसन ने कहा कि देखो, आपने तारबूज देखा होगा ना? बोले हाँ सर। कितने लोगों ने तारबूज खाया है? भाई सबने खाया होगा तारबूज तो तारबूज के अंदर उन्होंने कहा कि जो बीज होता है ना, तारबूज के अंदर जो काला काला रंग का बीज होता है, वो जो बीज होता है वो होता है नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक, उसका ऋणात्मक हिस्सा होता है। और कहा कि जो आपका फल यानी कि जो लाल कलर का फ्रूट वाला फल वाला हिस्सा है वो धनात्मक होता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था कि अगर परमाणु है तो वो उदासीन होगा, मतलब कि जितना उसके अंदर ऋणात्मक आवेश होगा उतना ही धनात्मक आवेश होगा, तभी वो होगा। और ये कॉन्सेप्ट जानते थे जे थॉमसन, थॉमसन हिंदी में बोलते हैं, इनको अच्छे से क्लियर था यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि मान लो ये हम तारबूज लेते हैं और तारबूज के अंदर जो बहुत सारे पार्ट है आपको दिखते हैं, जैसे ये वाला पार्ट जो दिखता है आपको, ये सारे नेगेटिव पार्ट्स है जहां तक यहाँ पे। बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है इसके बारे में, इसलिए डिटेल नहीं बताऊंगा। और बाकी जो हिस्सा यहाँ पर आपका रह गया है, ये सारे के सारे हिस्से कैसे हैं, ये सारे के सारे हिस्से कैसे हैं, ये वाला पॉजिटिव हिस्सा है यहाँ पर। बट इस कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आगे बढ़ पाया? इसको तारबूज का मॉडल कहते हैं। इस मॉडल को हम आगे क्यों नहीं बढ़ा पाए? क्योंकि यहाँ पर इस चीज को क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, यहाँ ध्यान देंगे। इस चीज की क्लियरिटी नहीं मिल पा रही थी, इस चीज को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई तारबूज के हिसाब से अगर हम तुलना करें तो कैसे हम ये बता सकते हैं कि उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, और ये हम कैसे बता सकते हैं कि उसके अंदर कितना प्रोटॉन है। और सबसे बड़ी बात, ये इलेक्ट्रॉन या फिर ये प्रोटॉन कैसे रहते होंगे, क्या हिसाब किताब होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, हम सभी विद्यार्थियों से विनती करते हैं कि जितने विद्यार्थी हैं कंसंट्रेट होके, फोकस होके मेरे एक एक शब्द, एक एक लाइन पे ध्यान दें, क्योंकि ये कहीं से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपके जो भी डाउट्स होंगे हम डाउट सेशन लेंगे इवनिंग में, वहां आप पूछ लेना। बट आई रिक्वेस्ट यू, आप जितने बच्चे आए हैं, जिस उम्मीद से हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। जितनी सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली में इतना आसान है नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यकीन मानिए आप बहुत लकी हैं कि आप अच्छे जगह पढ़ रहे हैं, मैं इतना ही कहूँगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए और एक एक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, जे थॉमसन की कहानी आगे नहीं हो पाई, इसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया। और मुझे भी कई बार लगता है कि जे थॉमसन को ऐसा क्या सूझा होगा, या तरबूज खा रहे थे या कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से आपका ये जा रहा है। तो ये मेन प्रॉब्लम था। अभी ऐप में क्लासेस कुछ दिनों तक ना चल के आपका यूट्यूब पर ही चलेगा। ठीक है, जो भी बच्चे हैं यहीं पर ज्वाइन करेंगे और ये सारा कंटेंट वहां पर अपडेट होगा। ठीक है, ये सारा कंटेंट अपडेट होगा, तो यही टाइमिंग रहेगा, यहाँ आप ज्वाइन करेंगे। अब देखिए यहां पर बात करते हैं रदरफोर्ड की, बात करते हैं रदरफोर्ड की। जब हम बात करते हैं यहां पर रदरफोर्ड का क्या हिसाब किताब था, रदरफोर्ड ने इस मॉडल को सुधार किया। रदरफोर्ड ने इस मॉडल का सुधार इस तरीके से किया कि उन्होंने कहा कि देखिए जो अपना परमाणु होता है, एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको बताऊंगा कि रदरफोर्ड का क्या एक्सपेरिमेंट था, बट मैं फाइनल बता रहा हूं। इनका नाम था रदरफोर्ड, याद रखिएगा इनका क्या नाम था, रदरफोर्ड इनका नाम था। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं रदरफोर्ड के बारे में कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट दिया, और इस एक्सपेरिमेंट के जरिए एक जो हम कहते हैं ना, आपका एक्सपेरिमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक प्रयोग, उस प्रयोग के जरिए जो है बहुत सारी चीज़ों का क्लियर किया। और रदरफोर्ड एक ऐसे वैज्ञानिक रहे जे थॉमसन के बाद जिन्होंने क्रिस्टल क्लियर तरीके से एक परमाणु के संरचना के बारे में बताया। देखिए इस बात से तो ये भी सहमत थे कि जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, तो वो गोलीय होता है ना। और इस बात से ये भी सहमत थे कि परमाणु क्या होता है, गोलीय होता है। ये सारा फिजिक्स का क्लास अभी चल रहा है, थंबनेल आपने देखा होगा। तो अब यहां पर जैसे कि हम बात करेंगे, यहां रदरफोर्ड का कहता है कि देखिए ये होता है परमाणु, ध्यान समझिएगा,
ये होता है परमाणु में, एक्सपेरिमेंट करके भी आपको यहां बता दूंगा। अब इस परमाणु में यहां जो नाभिक होता है इसका बहुत ही छोटा होता है ना जी। नाभिक बहुत ही छोटा होता है, और इस नाभिक की अगर हम बात करें यहां पे, ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि अगर आप क्रिकेट का बॉल लेंगे, मेरे एक एक शब्द का ध्यान दीजिएगा, मेरे एक एक लाइन पे ध्यान दीजिएगा, मैं आप सभी को बोल रहा हूं, यहां कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ऐप पे अभी थोड़े दिनों के लिए यूट्यूब पे क्लास चल रहा है, इसके बाद ऐप में ही क्लास चलेगा और ये सारा कंटेंट वहां अपडेट होगा, वहां नोट्स आपको मिलेगा। जिन बच्चों ने पेड कोर्स में लिया है उनको ये एहसास नहीं होगा कि जी हमने जो है पैसे दिए फिर भी फ्री में क्यों पढ़ा रहे हैं सर। तो ऐसा नहीं है, आपको जो फैसिलिटी मिलेगी यूट्यूब वाले बच्चों को थोड़ी ना मिल पाएगा। तो अभी आप सभी बच्चे यहीं पे ज्वाइन कीजिए और यहां ज्वाइन करके यहां देखिए, अगर आपको लगता है तो ऐप में आपको अपडेट सब मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर जो है ये प्लस है, ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि अगर क्रिकेट की बॉल को अगर हम मान ले कि नाभिक है, तो आपको पता है परमाणु कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा परमाणु होगा। 5 किलोमीटर त्रिज्या का एक बड़ा सा ग्राउंड ले लीजिए, 5 किलोमीटर, मतलब अपने घर को आप बना लो सेंटर, और वहां से कहीं भी 5 किलोमीटर चले जाओ, और उतना बड़ा प्ले ग्राउंड अगर आप लोगे ना, तो उसका जो नाभिक होगा वो कैसा होगा, वो नाभिक होगा आपका क्रिकेट का बॉल। तो सोचो जब इतने बड़े परमाणु के लिए बच्चों इतना छोटा क्रिकेट का बॉल नाभिक हो सकता है, तो जिस परमाणु को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो परमाणु इतना छोटा होता है, उसके अंदर सोचो वो कितना छोटा होता होगा। और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आइए एक्सपेरिमेंट को आपको बताते हैं। और बेसिकली रदरफोर्ड से ही आपका सिलेबस पढ़ना है। जे थॉमसन के बारे में उतना डिटेलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बताया क्योंकि थोड़ा चर्चा है, चर्चा था तो आपको समझ में नहीं आता। एंड सेकंड थिंग, यहाँ जे रदरफोर्ड के बारे में है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। रदरफोर्ड का एक मॉडल था, रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया है ना। रदरफोर्ड ने कैसा प्रयोग किया, आइए आपको समझाते हैं। तो प्रयोग समझिएगा, यहाँ पे ये प्रयोग लिखने के लिए भी आएगा आपको कि क्या क्या लिया, कैसे लिया, क्या हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजें डिटेलिंग के साथ आता है देने के लिए आपको। ओके, रदरफोर्ड के प्रयोग के बारे में जानने के लिए मुझे हार्ट भेजेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई इतने बच्चे तैयार हैं। रदरफोर्ड का बहुत ही फेमस था और गोल्ड यानी सोने की पत्ती पे किया गया एक ऐसा प्रयोग था जिससे हमें यह पता चलता है कि वाकई में जो हमारा परमाणु है उसका स्ट्रक्चर यानी कि उसकी संरचना कैसे रहने वाली है। देखिए अगर आप रटाफिकेशन पे जाएंगे, अगर आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि आप याद करके कर लेंगे तो आप गलत हैं, क्योंकि आप क्या क्या याद करोगे, आप ये देखो ना क्या क्या याद करोगे आप। तो मैं आपको कहानी के जरिए समझा रहा हूँ, क्या बात है, देखो कितने सारे बच्चे हैं। चलो चलो आ जाओ भाई, यहाँ देखते बिना समय बर्बाद किए। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कुछ ये कहता है, ध्यान समझिएगा यहाँ पे, कि इन्होंने जो है इन्होंने कुछ इस टाइप का पहले तो एक सेटअप तैयार कर लिया, इस तरीके का, इस तरीके का एक सेटअप तैयार कर लिया यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पर बीच में रखा गोल्ड फॉयल यानी सोने की पत्ती रखा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर सोने की पत्ती रख देता हूँ यहाँ पे, ये पर मान लो सोने की पत्ती रख दिया यहाँ पे। तो यहां पर सोने की पत्ती रख दिया। अब इससे क्या मतलब था, ऐसा क्यों करना चाहते थे, अभी थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। और जो भी बच्चे हैं आपको ऐप में जो है, जिन्होंने भी पेड कोर्स प्रहार बैच हमारा ज्वाइन किया है या प्रचंड बैच ज्वाइन किया है, तो उनको जो है वहां पे आपको विद नोट्स के साथ अपडेट किया जाएगा, ये सारा पीडीएफ वगैरह वहीं अपडेट किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे इस प्रहार बैच को अप्रैल वाले के लिए है ज्वाइन कर सकते हैं, और प्रचंड अक्टूबर में ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो सिस्टम था वो कुछ इस टाइप का था बच्चों, कि यहां पर ये गोल्ड का फॉयल लिया और चारों तरफ जो है एक ऐसा लिया कवर करके दे दिया। इसका कवर करने का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो सबसे बड़ा कारण कवर करने का बच्चों ये था कि ध्यान से देखिए यहां पर जिंक सल्फाइड के बहुत सारे लेयर्स बनाए गए थे, बहुत सारे मटेरियल यहां दिया गया था, और ये कहा गया था कि अगर यहां से कुछ किरणें जाएंगी और यहां पर टकराएंगी तो वहां स्पॉट बन जाएगा। तो कौन सी किरणें जाएंगी, कैसे जाएंगी, तो इसके लिए इन्होंने एक सोर्स लिया, एक स्रोत लिया यहां पर, इस तरह से एक स्रोत लिया यहां पर, और स्रोत लिया अल्फा कणों का। अब अल्फा कण का जो नेचर होता है वो धनात्मक होता है, ध्यान दीजिएगा। तो एक ऐसा स्रोत लिया जिसमें से बहुत सारे अल्फा कण बाहर निकलते थे, बहुत सारे अल्फा कण बाहर निकलते थे। तो रदरफोर्ड का एक माइंडसेट था कि देखो जी यहां से मान लो हमने किरणों को भेजा, हमारे किरणों का प्रकृति कैसा है, धनात्मक है ना। गोल्ड पन्नी लिया था, है ना, पतली सी, बहुत पतली सी। तो मान लो कि यहां से ये गया, अब अगर यहां जाएगा और यहां की प्रकृति अगर निगेटिव हुई, मतलब ऋणात्मक हुआ, तो उसको क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट, आकर्षित करेगा।
लेकिन अगर हमारा धनात्मक है और यहां भी धनात्मक होगा तो उसको क्या करेगा, उसको इधर उधर दूर करने की कोशिश करेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही यहां पर ये अल्फा कणों को भेजा गया तो इस दौरान हमने ये नोट किया कि जो कणें थी यहां पर आने के बाद, जैसे यहां पर आया, यहां पे बहुत सारा तो सीधा निकल गया था, बहुत सारा सीधा निकल गया था, और बहुत सारे कण ऐसे थे जिसको हमने यहां पर दिया था, यहां पर आके इस तरह से आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, कुछ इधर आ गया, यहां पर ऐसे ऐसे अलग अलग हो गया था। और यहां पर हमें स्पॉट्स मिल गए थे, यहां पर हमें स्पॉट्स मिल गए थे। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, तो इन्होंने फिर से एक मॉडल दिया। ये तो एक्सपेरिमेंट का पिक्चर मैंने बताया है। दो चीजें पूछता रदरफोर्ड के बारे में, एक तो उनके प्रयोग के बारे में पूछता है, जो प्रयोग आप देते हैं यहाँ पर, तो प्रयोग के बारे में सेटअप बताना है कि हम स्रोत लेंगे अल्फा कणों का जिसकी प्रकृति धनात्मक होती है, एक सोने की पत्ती लेंगे जो पतली सी होगी, और उसके चारों तरफ जो है एक हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक संरचना बनाएंगे जिसमें से, जिसके अंदर ही आपका ये सोने की पत्ती रहेगा, जिसके चारों ओर हमने एक बनाएंगे जिंक सल्फाइड का। और हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पॉट यहाँ देखने को मिलते हैं, बहुत सारे स्पॉट देखने को मिलते हैं यहाँ पर, इस तरीके से बहुत सारे स्पॉट देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया प्रयोग। अब ये आएगा मॉडल, ये आएगा मॉडल, है ना। वो था प्रयोग और ये था मॉडल जो आपको पूछता है, और दोनों ही अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब देखिए मॉडल में क्या कहता है, मैं आपको समझाता हूं। मैं बहुत बार बचपन में इस बात को लेकर कंफ्यूज होता था कि उनका जो प्रयोग है और उनका जो मॉडल है वो एक ही चीज है, या सवाल कैसे पूछता है। तो सवाल में आपसे जो है प्रयोग के बारे में कम पूछेगा, मान लो कभी पूछ दिया तो सेटअप वुटअप बना के आपको दिखाना होगा, बट ज्यादा सवाल जो होंगे कॉन्सेप्चुअल, वो मॉडल के ऊपर होंगे। तो मॉडल बहुत सिंपल कहता है। देखिए मॉडल क्या कहता है, मॉडल कहता है कि देखिए ये आपका परमाणु है, ठीक है, ये आपका परमाणु है, समझिएगा। यहां पर मैं लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा, बाकी नोट्स वगैरह अपडेट हो जाएगा। तो कहा ये है अपना परमाणु, और भाई साहब इस परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है वो बड़ा ही छोटा होता है। तो पॉइंट नंबर 1 की हम ये समझेंगे कि परमाणु जो होता है उसका जो अंदर का हिस्सा होता है, ज्यादातर हिस्सा खाली होता है। सबसे पहली चीज तो ये, ज्यादातर हिस्सा क्या होता है, खाली होता है, चूंकि नाभिक क्या होता है, बहुत छोटा होता है। और ज्यादातर हिस्सा खाली होने की वजह से अब यहां पर जो हमने अल्फा कण दिए थे वो सीधा निकल जाता है। देखो टकराएगा ही नहीं, कहां से टकराएगा बताओ मुझे, इस तरीके से, इस तरह सीधा निकल जाता है। ओके, तो ये तो हमने बता दिया। अब जो किरण इस नाभिक से टकराता है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से क्या होता है, देखो मान लो यहां पर गया, यहां पे आया, टकराया, इसको हमने इधर इसको भेज दिया यहां पे, है ना, ये टकराया, इसको इधर भेज दिया, यहां पे इस तरह से भेज दिया, तो वो क्या होता है, वो देखेंगे उसको विचलित हो जाता है। और एक पॉइंट वाली बात मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ 20,000 किरणों में से कोई एक किरण होता है जो सीधा इस पे जाता है और इसी पे आ जाता है, और इसकी संख्या मैं आपको बता रहा हूं, कोई 20,000, कहीं कहीं डाटा 18,000 का दिया जाता है। तो 18 या 20,000 में से कोई एक होता है जो इससे टकराकर इसी पथ पे वापस आ जाता है। अन्यथा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इस तरह से चीजें जाएंगी। तो बच्चे ने लिखा है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा नाम है इसका, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, है ना। तो यहां पर जो है मैं आपको बता दूं कि पहला पॉइंट तो ये हमने आपको बताया कि ज्यादातर हिस्सा खाली होता है, और उसमें से हम बोलेंगे क्योंकि नाभिक इनके परमाणु की संरचना के हिसाब से बहुत सूक्ष्म होता है। फिर हम बोलेंगे ज्यादातर किरणें जो थी वो सीधे निकल गई थी, और उसमें से हम बोलेंगे कुछ किरणें ऐसे थी जो इससे टकराने के बाद जो है आपके क्या हो रही थी, विचलित हो रही थी। और कोई 18 या 20,000 में से कोई एक था जो इसी पथ पे जा रहा था। और इसमें हमें यह भी पता चलता है कि जो हमारा नाभिक होता है उसका जो प्रकृति होता है वो धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है उसकी प्रकृति। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो इन्हीं चीजों को हम लिखेंगे तो ये मॉडल के अंदर आ जाएगा यहाँ पे। अब भाई सब कुछ तो ठीक था, अब यहाँ पर एवरीथिंग जो ओके, यानी कि रदरफोर्ड का बड़ा अचीवमेंट था इस बात को लेकर कि रदरफोर्ड ने ये बता दिया कि अपना नाभिक जो होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। बट अगला सवाल ये था कि अगर परमाणु में आप धन आवेश के बारे में बोल रहे हो तो ऋण आवेश के बारे में क्या होगा फिर, क्योंकि जो भी परमाणु होगा वो उदासीन होगा। और अगर वो उदासीन होगा बच्चों, तो उदासीन होने का मतलब ये होता है, आप बात ध्यान समझिए कि उदासीन है मीन्स व्हाट, उदासीन है कि मतलब जितना चार्ज, जितना आवेश धनात्मक का होगा उतना ही आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक का होगा। तो इस वे में आपके जो रदरफोर्ड थे वो फंस गए। क्यों फंस गए, क्योंकि उन्होंने ऋणात्मक आवेश को लेकर कुछ इस तरह का
संकल्पना किया, कुछ इस तरह की चीजें बताई जो आप भी जानकर हैरान हो जाओगे। और यही गलती यहां पर आपके जे थॉमसन से भी हुई थी। हालांकि जे थॉमसन से एक कदम आगे थे ये, और काफी सारी चीजों में इंप्रूव किया था। जहां जे थॉमसन ने इस धन आवेश के बारे में कोई चर्चा नहीं किया था, नाभिक के बारे में कोई चर्चा नहीं किया था, और ऋण आवेश के बारे में भी कोई खास विशेष चर्चा नहीं किया था, वही रदरफोर्ड इस बात को लेकर बड़े सफलतापूर्वक बता दिया कि नाभिक में होता है। तो इनका जो एक और अगला मैं सिस्टम आपको बता रहा हूं जो इन्होंने बताया था, इनसे पूछा गया जब ऋण आवेश के बारे में, तो एक चीज बताई इन्होंने, कहा है देखिए ये होता है अपना नाभिक, समझिएगा इसको ध्यान से, आप खुद भी इसको लिख लोगे, ये नाभिक होता है। बोले ठीक है। अब नाभिक जो होता है तो इसके चारों ओर, है ना, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वृत्तीय वलय में घूमेंगे। कैसे घूमेंगे यहां पर? तो ऐसा रहेगा, ऐसा, इसको स्पाइरल कहते हैं, जैसे स्पाइरल कॉपी में देखते हैं। अब देखिए ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता था कि रदरफोर्ड ने स्पेसिफाई कर दिया, एक अलग रूप से बता दिया कि देखो जी ये जो धन आवेश है ये तो नाभिक में है, लेकिन जो आपका ऋण आवेश है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है आपका, वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, कुछ इस तरीके से यहाँ मूव कर रहा है। और फाइनली यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन को दिखा देता हूँ। बट यहाँ पर अगर हम भौतिकी में फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो आपको ये पता होगा कि जब कोई भी वस्तु किसी वृत्तीय पथ पे गति करती है ना, तो केंद्र की तरफ एक बल लगता है, और केंद्र उस बल की वजह से उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी खींचती है। अब यहां पर तो वैसे भी ये देखो ऋण आवेश है और ये धन आवेश है, और आप जानते हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। और यहीं पे फंस गए हमने, रदरफोर्ड यहीं पे फंस गए। और आप मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, मेरे भाई कहीं तो जाके इसकी ऊर्जा कम होगी, कहीं तो जाके कुछ ऐसा होगा कि जब इसका ऊर्जा कम होगा और ये जो है इस तरीके से अगर हमारे नाभिक में आकर गिर जाएगा, तो एक बात बताइए, जब ऋण आवेश और धन आवेश एक जगह पे आ जाएंगे तो वो शून्य नहीं हो जाएगा, मतलब एक दूसरे को खत्म नहीं कर देंगे। और जब धनात्मक ऋणात्मक एक जगह पे आ जाते तो भाई नाभिक होता ही नहीं, और जब नाभिक ही नहीं होता तो परमाणु नहीं होता, और परमाणु नहीं होता बच्चों तो ये अणु कैसे होता? बताओ, ये अणु कैसे होता? और जब अणु नहीं होता तो सूक्ष्म कण कहां से आते? और सूक्ष्म कण नहीं होता तो ये सारे पदार्थ दुनिया में कैसे रह रहे होते? और यहीं पे रदरफोर्ड फंस गए। मजा आ रहा है पढ़ने में? यहीं पे फंस गए। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका समझो, मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगा, उससे अच्छा है कि मैं आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। अभी केंद्र त्वरण काम करता है वृत्तीय पथ पे, अभी केंद्र बल काम करता है, मैं वही आपको समझा रहा हूं यहाँ पे। ये सारी चीजों को जब खुद बुक पढ़ना, मजा आएगा आपको पढ़ने में, और एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। तो ये पूछेगा आपसे, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पूछेगा कि भाई साहब रदरफोर्ड की क्या कमियां थी, रदरफोर्ड के मॉडल की क्या कमियां थी, ये आपको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड के मॉडल में खाली यही एक कमी थी, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं, और आप मुझे बताइए कि कितने बच्चे हमारे बीच में ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं और हिंदी मीडियम की क्लासेस ढूंढ रहे थे पर उनको मिल नहीं रहा था, है ना, और जब उन्हें मिला तो उन्हें बड़ी खुशी हुई कि यार हिंदी मीडियम क्लासेस हमें मिल गया है। कितने बच्चे हमारे बीच में हैं? क्या बात है। चलिए, अच्छा एक बात और था जो रदरफोर्ड यहां पर नहीं बता पाए थे, और वो था स्पेक्ट्रम का। एक रेखीय स्पेक्ट्रम पढ़ना होता है। अभी देखिए रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा, आप सारे बच्चों को समझाना चाहूंगा रेखीय स्पेक्ट्रम, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको बताऊंगा परमाणु का बोर मॉडल। तो एक पॉइंट तो यहां पर लिखना कि क्या कमी थी, और पहला कमी में ये लिख देना कि ये कुछ घटनाएं थी जो मैंने बताया। दूसरा ये बताना कि जो रेखीय स्पेक्ट्रम था, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, वो हाइड्रोजन को लेकर, बाकी चीजों को लेकर आपका रदरफोर्ड का कोई चर्चा ही नहीं करता है, ठीक है। तो परमाणु का जो अस्थायित्व होता है उसी के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है। अब आते हैं नील्स बोर के ऊपर। देखिए अपने एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जिनका नाम है नील बोर। क्या नाम है ना, बोर मॉडल कहते हैं उसको। अच्छा, बोर मॉडल में नील बोर ने क्या दिया था, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। जब जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आए, और रदरफोर्ड में गलती आने के बाद आते हैं कौन? नील्स बोर, है ना। तो मैं लिखता हूं बोर मॉडल। सिंपल से फंडा है, सिंपल से तरीके है बोर मॉडल का। अलग अलग हिंदी के शब्द हैं जिसका इस्तेमाल यहां पर किया जाता है, तो मैं यहां लिख देता हूं नील बोर। कहीं बोहर लिखते हैं, नील बोहर लिखते हैं, कहीं नील बोर भी लिखता है, बोर भी लिखता है, तो हिंदी के वर्ड है यहां पर, इस तरह से मैंने लिख दिया यहां पर।
तो नील बोर ने क्या कहा था बेसिकली, ये बहुत ही बढ़िया रहा। हालांकि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं जी कि जो आपका नील्स बोर का था वो सबसे सुपर था, इसके बाद कोई वैज्ञानिक ही नहीं आए, नहीं नहीं नहीं। लेकिन नील्स बोर के इन जो भी मॉडल दिया उसने बड़ा क्रांतिकारी परिणाम दिया। नील्स बोर ने सबसे पहले तो एक काम किया, देखो रदरफोर्ड की क्या गलती थी समझिएगा इसको। रदरफोर्ड ने सब कुछ अच्छा बताया था, ध्यान सुनिएगा यहाँ पे। यहाँ रदरफोर्ड ने नाभिक भी बताया, रदरफोर्ड ने यहाँ पर धनावेश भी बताया, लेकिन रदरफोर्ड की जो गलती थी वो ये गलती थी कि उन्होंने इस वृत्ताकार पथ को एक निश्चित रूप से सजाया नहीं और ना ही इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की। और इन्हीं चीज़ों को जो नील्स बोर होते हैं उसको सुधार करते हैं और वो कहते हैं बहुत ही साधारण तरीके से कि देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर मान लो कि ये आपका क्या है, धन आवेश है, मान लेते हैं यहाँ पर ये धन आवेश है, तो ये तो नाभिक हो गया अपना, जो भी नाभिक रहेगा यहाँ पे। अब देखिए उन्होंने क्या बहुत चालाकी से काम किया, उन्होंने कहा देखिए ये पहला कक्ष होगा n इज इक्वल टू 1, चलो बाद में लिख लेंगे, ये पहला कक्ष होगा, ये आपका दूसरा कक्ष होगा, ये आपका तीसरा कक्ष होगा, है ना, ये आपका चौथा कक्ष होगा। तो इन्होंने इस वृत्ताकार पथों को निश्चित किया, ना केवल निश्चित किया बल्कि इन कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनों का जो ऊर्जा स्तर था उसको भी स्थिर कर दिया। इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए इसका क्या सिंपल फंडा है, इनका सिंपल फंडा ये है कि मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू 1 है और इसके ये n इज इक्वल टू 2 है और ये मान लो n इज इक्वल टू 3 है। अच्छा ये मिस्टेक हो गया यार, ये मान लो n इज इक्वल टू 1 है, 2 है, ये 3 है और ये मान लो 4 है। ध्यान समझिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे हम लाइन स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और सारा सपोर्ट करेगा। विकिरण क्या होता है, विसर्जन क्या होता है, वो भी आपको यहाँ पर समझाऊंगा मैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर देख लिया और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर कि बच्चों ध्यान से देखो उन्होंने क्या किया। इसे मान लो कि n इज इक्वल टू 1 है और मान लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने कहा सबसे पहला पॉइंट ये कि जितने भी कक्ष होंगे उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होगी, यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से हम देखो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख सकते हैं, अगर अब इससे ज़्यादा आएगा तो हम अगले वाले में जाएंगे। तो एक काम बहुत ही अच्छा किया उन्होंने कि इन कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बिल्कुल स्थिर कर दिया है, नहीं निश्चित कर दिया। दूसरे वाले में जाएंगे तो 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखेगी यहाँ पे। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला इन्होंने दिया था कि बच्चों अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी हो, क्या निकालनी हो, आपको अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है बच्चों, 2n² होता है। आपको मान लो कि तीसरे वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर वो आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे। तो मान लो कि इसका नाम भी होता है, जैसे इसको के सेल बोलते हैं, इसको के कक्षा बोलते हैं, है ना, इसको एल कक्षा बोलते हैं, इसको एम कक्षा बोलते हैं, इनको एन कक्षा बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं कि केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मुझे तो शक हो रहा है। भाई मैं क्या करूं, आपके फिजिक्स में पढ़ना है ये और वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। मैं कुछ ऐसा अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं अपने मन से, और ना ही मेरा कोई इरादा आपका टाइम खराब करने का और अपना टाइम वेस्ट करने का है। जो कॉन्सेप्ट है वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप अपने बुक भी ओपन करके देख सकते हो। तो मान लो कि मुझे निकालना है कि एम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या एम कक्षा में निकालेंगे 2 × 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 3 × 3 यानी कि हो गया 18 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होगा। चलो ये तो बात अपनी जगह पर है, कितना इलेक्ट्रॉन होगा कैसे होगा एक अलग मैटर है यहाँ पे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ऐसा क्या अलग है रदरफोर्ड के मॉडल से, क्या अलग आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर कि यहाँ पर हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। भाई कहीं तो थकेगा, सुपरमैन थोड़ी ना है थक के यहाँ पर गिरेगा। वही इन्होंने बड़ी चालाकी से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनों क्या क्या यहाँ पे बिल्कुल ही फिक्स कर दिया कि देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और इसके साथ ही एक बात और बोली, ये क्लास कब शुरू हुआ, 8:40 का टाइमिंग है, मॉर्निंग का टाइमिंग है। आप सभी बच्चे जो है इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, है ना, और बिंदास तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो अब देखिए इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा
कि एक जो बड़ी अच्छी बात थी नील्स बोर के अंदर, उन्होंने ना केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या किया बल्कि बोला कि देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का जो ऊर्जा होगा ना, एनर्जी होगा ना, वो बराबर होगा। मैं अगले 2 लाइन बोलने वाला हूं, उन 2 लाइनों को ध्यान से समझ लो, यहां फोकस कर लो। अगर ये 2 लाइनें दिमाग में याद नहीं रहेगी ना तो आगे बड़ी दिक्कत होगी आपको। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक मस्ती अपनी जगह पर है, पढ़ाई अपनी जगह पर है। जहां होता है मैं आपको अलर्ट मैसेज करता हूं, इधर उधर हटा दो ध्यान है, यहां फोकस करो। देखो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं किसी भी कक्षा के अंदर आऊंगा और उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर कैसा होगा? एक जैसा होगा। अगर मान लो कि ये 10 जूल है तो ये भी 10 जूल होगा। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, हालांकि इतना होता नहीं है, बहुत ही कम होता है। इसके अलावा मान लो मैं एल वाले में आता हूं, एल वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई इन 8 इलेक्ट्रॉनों का जो ऊर्जा होगा वो एक जैसा होगा। जो ऊर्जा इसका वही ऊर्जा इसका, वही ऊर्जा इसका, वही ऊर्जा इसका। चलिए मेरा आपसे एक सवाल होगा, देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। मेरा सवाल होगा कि जो के कक्षा यानी n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा है और जो एल कक्षा यानी n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा है, क्या वो दोनों बराबर होगा या नहीं होगा? क्या होगा? और अगर ज्यादा होगा तो किसका ज्यादा होगा? मुझे इसका रिप्लाई चाहिए। मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे हमारे क्लास को सिंसियरली ज्वाइन कर रहे हैं। देखो एग्जाम सर पर है, कोई मजाक वाली बात नहीं है, ठीक है। और पता है आपको, छोटी छोटी चीजें जो एमसीक्यू में पूछा जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, अगर आप वहां गलती करते हैं तो आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो बच्चों का जवाब आया है नहीं। मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल यह था कि क्या इस के कक्षा के जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनकी जो ऊर्जा होगी, भाई इन दोनों को तो एक ही होगा ऊर्जा, तो इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और एल कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा दोनों एक जैसा होगा या अलग होगा? तो बच्चों जवाब है एल क्लास का ज्यादा होगा। तो ये बात आप सभी बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए कि जो ऊर्जा का स्तर होता है वो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बढ़ते जाता है। ध्यान समझिएगा। यानी कि हम ये कहेंगे कि जो के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा है उससे ज्यादा ऊर्जा का स्तर एल कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का होगा, उससे ज्यादा आपका किसका होगा? उससे ज्यादा आपका एम कक्षा का होगा, और उससे ज्यादा आपका एन कक्षा का होगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना तो यकीन मानिए आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सब समझ में आएगा। चलो तो मैं आपको कुछ पोस्टुलेट्स बताने वाला हूं, कुछ नियम बताने वाला हूं, कुछ 4 मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही फेमस है नील्स बोर के बारे में, और वो चारों को चारों आपको समझना पड़ेगा, है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज समझना चाहूंगा यहाँ पे कि ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक शब्द आता है, एक शब्द आता है विकिरण का, एक शब्द आता है ऊर्जा का बाहर निकलना। तो भाई ऊर्जा का बाहर निकलना, ये विकिरण क्या होता है उसको आप समझिए थोड़ा से, आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी कि कैसे क्लियर होता है यहाँ पे। और एक बार जो है सारी चीज़ें क्लियर अगर हो गई हो यहाँ पे, चलिए तो आई थिंक सो एवरीथिंग इज ओके गुड। हाँ जी सब ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हमें आप सही बच्चों के यहाँ पर कमेंट को भी देखना होता है ताकि हम सही तरीके से आपको गाइड कर सकें। तो ओके, हाँ क्या है ना, स्क्रीन थोड़ा सा दूर पड़ जाता है तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ से। बहुत बढ़िया। आगे हम बात करना चाहेंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं एक बेसिक थीम आपको बताना चाहूंगा कि देखो बच्चों, मान लो कि यहां पर मैं प्लस ले रहा हूं, यहां पे ये नाभिक ले रहा हूं, और मान लो ये हमारा के सेल है और ये मान लो मेरा एल सेल है। मैं बस खाली के और एल सेल की बात कर रहा हूं और यहां से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर कैसे यहां पर इलेक्ट्रॉनों का खेल होता है यहाँ पे। तो देखो जी, मैंने ये चलो मान लिया कि ये एक ऊर्जा स्तर है, ये ऊर्जा स्तर है, और मान लिया ये एक ऊर्जा स्तर। ध्यान समझना है यहाँ पे, है ना। ये के सेल का ऊर्जा स्तर है और ये एल सेल का ऊर्जा स्तर है, हमने ले लिया यहाँ पे। अब देखो हम यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को मान लो कहीं से ऊर्जा मिल गया। अब ऊर्जा कैसे मिलता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है कि कई बार यहाँ प्रकाश की किरणें आती है, आपतित किरण बोलते हैं उसको। उसके अंदर कुछ कण होते हैं, ऊर्जा के पैकेट होते हैं, इसे फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन जब किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, जो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अभी घबराइए नहीं, सारा नॉलेज मिलेगा। तो ऐसे समझिए कि जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलता है तो ये सोचता है कि यार अगर मुझे एक्स्ट्रा ऊर्जा मिला है तो मैं क्या करूं।
तो ये कहता है अपन तो साहब बन गया, आप तो अमीर बन गया, आप काहे को टेंशन है जी, आप तो मस्त जिंदगी जिएंगे, हमारे लायक थोड़ी ना के सेल है, अब यहां थोड़ी हम रहेंगे। और ये क्या करता है, ये कहता है हम तो ऊपर वाले में जाके रहेंगे, और ये सीधे जंप मार के ऊपर चला जाता है। कहां चला जाता है? जंप मार के, सीधे जंप मार के ऊपर चला जाता है। अब जब ये ऊपर जाता है तो जाने के बाद देखता है कि यार यहां जो इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं उनका जो ऊर्जा स्तर है वो तो बिल्कुल ही अलग है हमारे यहां से। और जब ये पहुंचता है तो अपने आप को यहां पर अस्थायित्व नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये डिसीजन लेता है कि अब मुझे अपने ही घर जाना चाहिए। तो फाइनली होता क्या है कि यहां से अपने घर ऐसे निराश होकर आ रहा होता है। जैसे ही ये निराश होकर आ रहा होता है तो इसके घर के जो लोग होते हैं, इसके गांव के जो लोग होते हैं, कहते अरे बाबू रुको यहां पर जरा, तुम रुको यहां पे। बोला क्या हुआ? बोले कहां गए थे? तो बोला हम ऊपर गए थे। क्यों गए थे? तो ऊर्जा एक्स्ट्रा मिल गया था ना अधिकतर, इसलिए चले गए थे। बोला देखो बाबू ऐसा है, जितना ऊर्जा जरूरत है तुमको इस एल सेल में उतना तो तुम रख लो, और बाकी जितना फालतू का तुम लिए थे उसको तुम बाहर निकालो, तभी तुम्हें हम घुसने देंगे, तो घुसने नहीं देंगे। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि आप जानते हैं कि नील्स बोर ने एक बढ़िया नियम बना दिया था कि हर कक्षा के अंदर ऊर्जा का जो मात्रा होगा बिल्कुल निश्चित होगा, ना उससे कम ऊर्जा आप रख सकते हैं ना उससे ज्यादा ऊर्जा रख सकते हैं, और मजबूरन यहां पर इसको ऊर्जा को बाहर निकालना पड़ता है। तो ये जो ऊर्जा इसको बाहर निष्कासन, यहां ऊर्जा का निष्कासन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऊर्जा का निष्कासन करना पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं विकिरण, रेडिएशन बोलते हैं। ये एनर्जी को बाहर निकाल देता है यहाँ पे। तो यही देखिए फुल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार ये चीजें दिखती है, विजिबल होता है, कई बार विजिबल नहीं होता है यहाँ पर, और मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ पर ऊर्जा के स्तर को बच्चों अगर हम समझे तो कुछ इस टाइप का होगा कि देखिए यहाँ पर ये हो गया, ये आपका नीचे वाला निम्न ऊर्जा स्तर हो गया, और ऊपर वाला जो हो गया उच्च ऊर्जा स्तर हो गया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेसिकली आपके लिए कि ये आपका हो गया निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर हो गया यहां पर, और ये आपका हो गया उच्च ऊर्जा स्तर। ऐसा हो गया उच्च ऊर्जा स्तर हो गया यहां पे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, जब निम्न ऊर्जा, दो पॉइंट पूछेगा आपसे, है ना, तो इसी प्रयोग को क्या करो, व्याकरण कहा था। जब आप देखो, जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, इस तरीके से जाएगा, तो यहां पर क्या करेगा? ऊर्जा का अवशोषण करेगा। क्या करेगा? यहां पर ऊर्जा का अवशोषण करेगा। भाई इसको ऊर्जा मिलेगा तभी तो ऊपर जाएगा। और बच्चों जब हम कहते हैं कि ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो यहां पर ये क्या करेगा? ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, नहीं बाहर निकालेगा। इसे हम बोल देंगे यहां पर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। बस ये चीजें, दो बातें हमें समझनी है, क्योंकि अगर आप सवाल पूछ दिया जाए कि मान लो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन दे देगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा, दोनों होगा, कुछ नहीं होगा। तो जानकारी रहेगी तभी तो जवाब दे पाओगे आप। या मान लो पूछ दिया कोई इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है, तो क्या होगा? मैं आपको भी टुकड़ों टुकड़ों में बता रहा हूं, लेकिन आगे के जो 4 पॉइंट बताने वाला हूं उस चारों पॉइंट को आपको एनी हाउ याद कर लेना है, लेकिन पहले समझ लो। और एनी हाउ में मतलब कि बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि ये पूछा जाता है। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, जहां पूछा जाता है कि जो बोर का मॉडल होता है ना, उसका क्या क्या है वो सारा लिखिए। तो वो सारा का सारा आपको लिखना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और समझिए यहां पर। एक तो आपको समझा दिया, दूसरा मैं आपको समझाता हूं बेसिकली यहां पे। चलिए, तो मैं आपको जो है सीधा आपको बता देता हूं कि जो नील्स बोर थे उनका क्या क्या अभिगृहित था। तो 4 अभिगृहित हमें पढ़ना है बोर मॉडल का। तो मैं यहां लिखता हूं बोर मॉडल बोर मॉडल के अभिगृहित क्या क्या अभिगृहित हैं हम देख लेते हैं एक बार कि भाई ये अभिगृहित आपको पढ़ना ही पढ़ना। अभिग्रहित बेसिकली बोलते हैं, अभिग्रहित, गृहित नहीं, अभिग्रहित। ये अभिग्रहित, इसको इंग्लिश में पोस्टुलेट्स कहते हैं।
और कुछ 4 हैं, कहीं कहीं 3 देता है, लेकिन मैं आपको 4 बता रहा हूं और ये आप ध्यान रखिएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इसको हल्के मत लेना। अगर आ गया तो 2-3 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। बहुत मजा आएगा पढ़ के, अभी बने रहिए, अभी तो स्टार्ट हुआ है यार, है ना। देखिए यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्या कुछ हिसाब किताब है यहाँ पे। तो भाई यहाँ हिसाब किताब ऐसा है, समझिए ध्यान से यहाँ पर कि सिस्टम क्या चल रहा है। नंबर 1 मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 ये है कि देखिए ये है धनात्मक और ये है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। देखिए इस इलेक्ट्रॉन इसके बीच में क्या लगेगा, एक बल लगेगा, है ना। और जो बल लगेगा, यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा, एक त्वरण होगा यहाँ पर, तो जो केंद्र की तरफ त्वरण होगा, है ना, मान लो an, इसका मान होता है v²/r, r मतलब इसका रेडियस हो गया। तो बल कितना हो जाएगा, F = ma, यानी हो जाएगा mv²/r हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा कूलॉम का नियम आपने पढ़ा होगा, तो कूलॉम का नियम क्या कहता है, कूलॉम का नियम क्या कहता है, तो भाई साहब कूलॉम का नियम कहता है कि जो अपना बल होता है वो दोनों आवेशों के बीच के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला था K(Q1Q2/r²), ये इसका फॉर्मूला था। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको आपको समझ में आएगा, ठीक है। सर थोड़ी स्पीड में पढ़ाओ, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा प्रयास रहेगा। अब देखिए Q1 की बात करें, यहाँ पर Q1 क्या रहने वाला है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये है कि यहाँ जो Q1 रहेगा यहाँ पर वो Ze रहेगा। Z मतलब इसकी परमाणु संख्या होता है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसको गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया, ये क्या हो गया, ये Q2 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली हमें ये बच्चों मिल गया कि F = KZe और E और नीचे r²। तो बेसिकली ये मिल गया Ze² और नीचे r², कुछ इस टाइप का यहाँ पर मिल गया। और इस टाइप से हम देखते हैं इन दोनों को ही अगर हम बराबर करें तो हमें पहला जो मिलता है वो मिलता है mv²/r = z, के छूट गया ना, KZe²/r²। तो ये वाला एक सिस्टम मिलता है, इसको आगे इलेबोरेट करेंगे, आप ब्रेक करेंगे, जिसमें r से r कैंसिल होगा, कटेगा। k का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आप इसको सिस्टम सेट करोगे। ये आपका पहला था यहाँ पे, जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और आपके नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बारे में। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, जो हमने पॉइंट नंबर 2 की बात किया था, वो ये पॉइंट नंबर 2 का आता है, जिसका कोणीय संवेग होता है। एक नॉर्मल संवेग होता है, कोणीय संवेग होता है। पॉइंट नंबर 2, इसका जो कोणीय संवेग होता है ना, इसका जो कोणीय संवेग होता है, जिसको हम mvr कहते हैं, क्या कहते हैं, mvr कहते हैं। तो कहता है ये जो mvr होता है वो nh/2π यानी कि h/2π के n पूर्णांकों में होता है, ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे। ये दूसरा होता है यहाँ पे, और इस पे न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है। यहाँ पे इसमें क्या पूछा जाता है, जैसे कि आपको त्रिज्या निकालना हो गया, ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.626, है ना, और गुणा 10⁻34, इस तरीके से जूल सेकेंड जाता है यहाँ पे। तो ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। तीसरा जो यहाँ पर बोला जाता है, यहाँ पर द थर्ड वन, जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ सभी बच्चों को, ध्यान समझिएगा इसको। एक एक चीजों को मैं क्लियरिटी के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे इसका लाभ ले सके, सारे के सारे यहाँ पर। तो तीसरी चीज जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ यहाँ पे नेक्स्ट वाले पॉइंट के यहाँ पे, कि जो आपका ऊर्जा का स्तर है, कैसा ऊर्जा का स्तर रहने वाला है। तो देखिए मैंने आपको यही समझाया था कि मान लेते हैं कि ये अपना E1 है और ये मान लेते हैं E2 है। तो इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा का स्तर होगा वो कैसा होगा, डेल्टा E होगा, और वो होगा आपका जो आपका E2 - E1 हो जाएगा। क्योंकि ये उच्च ऊर्जा है, ये निम्न ऊर्जा है, समझिए ध्यान से यहाँ पे। तो मैंने आपको साफ साफ समझाया था कि देखो बच्चों, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऊपर जाता है तो ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और जब ये उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का निष्कासन करेगा। तो एक छोटा सा फॉर्मूला इन्होंने दिया है, और ये दिया है डेल्टा E = AC/λ, और इसी को h न्यू कहते हैं। न्यू जो होता है अपना आवृत्ति होता है। क्या होता है न्यू? आवृत्ति होता है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है घबराएं नहीं, एक एक करके सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और ये आपका तरंग दैर्घ्य होता है। तो बच्चों ये कुछ ऐसी चीजें मैंने आपको आज बताया यहाँ पे, जो नील्स बोर के इन चीजों में
आता है, आप इसको समझिएगा यहाँ पे। और ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, आप हमें हार्ट भेज सकते हैं ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। कल से क्लासेस और टाइमिंग पे आपके चलेगी, रेगुलरिटी में चलेगा, और आप सभी बच्चे ऐसे क्लासेस का आनंद लीजिए। तो थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद, जय भारत।